नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा और पहली खबर की ओर चलेंगे। झुंझुनू से आ रही है बड़ी खबर। यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जान लीजिए। 15 अप्रैल तक निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान सामने आ गया है। कोर्ट द्वारा तय समय से पहले करवाएंगे चुनाव, ये राठौर साहब का कहना है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश दे दिए हैं। बयान के बाद प्रदेश में चुनावी हलचल जो है बढ़ गया है। और आपको एक बार पुनः बता दें कि मदन राठौर साहब ने कहा है कि भाई कोर्ट द्वारा तय समय से पहले हम चुनाव करवाएंगे। वाला प्रतिबंध निर्देश हमको न्यायालय से मिले हैं, उसके सीमा के पहले उसके अंतर्गत हम सब चुनाव करवाते हैं। वो जनता की मांग है कि वो संतान वाला प्रतिबंध हटना चाहिए। जो निर्देश हमको न्यायालय से मिले हैं उसके सीमा के पहले उसके अंतर्गत हम सब चुनाव करवाते हैं। वो जनता की मांग है कि वो संतान वाला प्रतिबंध हटना चाहिए। शशि मोहन जी हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए फोन पे जुड़ रहे हैं। शशि जी, बयान के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं और 15 अप्रैल तक निकाय चुनाव हो जाएंगे, ऐसा मदन राठौर साहब का कहना है। जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है? आज झुंझुनू के दौरे पर थे और वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बात कही और इस चीज से संकेत साफ हैं कि जो कोर्ट में सरकार ने आश्वासन दिया, कोर्ट में जो भरोसा दिलाया कि चुनाव तय समय में करा लिए जाएंगे, कोर्ट ने 15 अप्रैल की मियाद दी थी और सरकार ने वहां पर हामी भरी थी, कहा था कि बिल्कुल 15 अप्रैल तक चुनाव करा लिए जाएंगे। उस बात पर आज मदन राठौर ने स्वीकारोक्ति भरी मोहर लगाई है। साथ में दो पहलू हैं आज के इस बयान के। एक बयान में वो कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक चुनाव करा लिए जाएंगे कोर्ट की तरफ से जो मियाद तय है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो 2 बच्चों की सीमा है, यानी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में प्रदेश में अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की इच्छा है तो उसके केवल 2 संतान होनी चाहिए। और उस जो अपर कैप लिमिट है उसमें भी राहत देने की मांग पिछले समय में अलग अलग जगह से आई है। उसको लेकर भी मदन राठौर ने बड़े संकेत दिए कि सरकार ऐसी मंशा रखती है कि ये राहत दी जाए। और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में बड़ी संभावना है कि या तो अध्यादेश ला करके या फिर चालू सत्र में ही कोई बिल ला करके सरकार इसमें राहत दे सकती है। आपको ध्यान होगा, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जब थे तो प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए तब मांग उठती थी देश में कि भारत को आबादी पर नियंत्रण करना चाहिए, और उसके लिए इस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। सरकारी कर्मचारियों पर पाबंदी थी, 2 से अधिक संतान होने में उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट को लेकर के बाधा आती थी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आइए आप आगे बढ़ें। झुंझुनू से एक बड़ी खबर जान लीजिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का डोटासरा पर निशाना है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, ये दिलावर साहब कह रहे हैं। 2000 करोड़ का मिड डे मील घोटाला हुआ है, जांच में बड़े बड़े मगरमच्छ जाल में फंसेंगे, ये दिलावर साहब कह रहे हैं। पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार को बताएगा गूंगी और बहरी। तो दिलावर साहब ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को गूंगी और बहरी बताया। क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं कि मुझे जेल में जाना पड़े। जेल में जाऊंगा तो कभी मैं सुपरविजन करने के लिए जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैंने पेपर आउट कराने में पैसे नहीं खाए, ट्रांसफरों में पैसे नहीं खाए। उनके मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने शिक्षकों से पूछा कि भाई हमारे यहाँ कोई ट्रांसफर में पैसा तो नहीं ले रहे, तो सब ने कहा ले रहे हैं। उनके सामने इसका भाव था कि डोटासरा जी भ्रष्ट हैं, हमसे पैसा खा रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे ना, वो जाएंगे भ्रष्टाचारी जेल। तो और 2000 करोड़ का घोटाला भी मिड डे मील में है। डोटासरा जी चिंता न करें, अब ये जांच कहां तक पहुंचेगी, ये सारे आप जैसे मगरमच्छों को पकड़ के जाल में बंद करके, अरे चिंता मत करो, जेल में कौन जाता है वो बता देंगे। वहीं केंद्रीय बजट 2026 को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान जो है वो सामने आ गया है। पायलट ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता के अहम मुद्दों को हल करने में केंद्र सरकार असमर्थ नजर आ रही। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देखिए, सरकार को बहुत लंबा समय हो गया है और जो मेन इश्यूज पब्लिक के हैं उसको टैकल करने में सरकार अभी तक असमर्थ रही है। बाकी प्रचार कर
इश्तिहार में विज्ञापन छापकर अपनी पीठ थपथपाना अलग बात होती है, लेकिन जो मूलभूत इश्यूज हैं सरकार, आज दुनिया भर में जो चुनौती हमारे सामने आ रही है, उसका सामना करने के लिए हम लोगों को अपने मध्यम वर्ग का, अपने मेहनतकश लोगों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ जो सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम हमारी है, जो इकोनॉमिक सर्वे में निकल के सामने आया है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो एजुकेटेड यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उसके लिए कोई सार्थक समाधान सरकार नहीं ढूंढ पा रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आगामी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को लेकर प्रतिक्रिया दे दी है। देवनानी ने कहा है कि पहले केंद्र का बजट आने वाला है और उसके लगभग 10 दिन बाद राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उनका विश्वास है कि दोनों ही बजट आम जनता के हित में होंगे और जनकल्याण को प्राथमिकता जरूर दी जाएगी। तो आम जनता के हित में होंगे बजट, जनता के कल्याण। सॉरी, कल केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, उसके 10 दिन के बाद राज्य सरकार का भी बजट आ रहा है। मुझे आशा है कि दोनों बजट जनहितकारी होंगे, जनता के कल्याण के होंगे, जनता को राहत प्रदान करने वाले होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और पहले जैसे 2 बजट आए हैं, काफी लोगों ने उसको सराहा है, मतलब इस बजट को भी वो सराहेंगे। खबर टोक से है, जहां के निवाई के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को रहे, जहां बीजेपी नेताओं और प्रशासन ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण भी किया है और उसके बाद सीएम ने प्रगतिशील किसानों और नवाचार करने वाले लाभार्थियों को सम्मानित किया है, किसानों को सम्मानित किया है। साथ ही राजीविका में काम करने वाली राजीविका दीदियों को 45 लाख रुपए की राशि का चेक दिया। इसके बाद आपको हम बताएं, सीएम ने सभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंजा मत दिखाइए, इसी ने देश को गंजा कर दिया है। साथ ही कहा है कि पिछली सरकार में पेपर लीक होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। साथ ही 2 साल बनाम 5 साल की बात को भी उन्होंने दोहराया है। एक बार इस तरह से इन्होंने युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार इनके अंदर समाया हुआ है। ये भ्रष्टाचार करते हैं। हमने कहा कि आप कोई भी भ्रष्टाचार आपने किया है, हमारी सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। लगातार आपने देखा है 450 से ऊपर लोगों को हमने जेल की सलाखों में पहुंचाया, उन लोगों को जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि अगर किसी ने गलत किया है, कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनको किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए इस वक्त की, जहां स्टोन मार्ट 2026 की प्रदर्शनी के संबंध में बैठक हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्टोन मार्ट की बैठक ली है। उद्योग विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे, लघु उद्योग विभाग के पदाधिकारी भी शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो प्रदर्शनी के संबंध में बैठक सीएम भजनलाल शर्मा ने ली है। स्टोन मार्ट की बैठक, उद्योग विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे, लघु उद्योग विभाग के पदाधिकारी भी शामिल रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। यहां जयपुर से बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के कार्यक्रम में शामिल हुए और जयपुर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हैं। हाईकोर्ट बार जयपुर का है। आज 50वें स्थापना दिवस, कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे और हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी यहां पर साथ में दिखाई दिए हैं। तो जयपुर बेंच के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा, हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश भी शामिल हुए हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी यहां पर आपको साथ दिख रहे हैं। तो हाईकोर्ट बार जयपुर का है आज 50वां स्थापना दिवस। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा भी यहां मौजूद दिखे। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी यहां साथ दिखे। बड़ी खबर जयपुर से जान लीजिए, कांग्रेस नेता के ठिकानों पर जीएसटी का छापा पड़ा है। दिनेश खोड़मिया
के ठिकानों पर जीएसटी का छापा जो है वो पड़ा है। जीएसटी के एक्शन को लेकर टीकाराम जूली का बयान, सरकार तानाशाही कर रही है, ये टीकाराम जूली कह रहे हैं। राजनीतिक दुर्भावना से छापेमारी हो रही है, ये जूली साहब का कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं टीकाराम जूली, आइए सुनवाते हैं जरा। छापेमारी जो है ये राजनीतिक द्वेषता के कारण नहीं होनी चाहिए। आज इस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसको आपने खत्म कर दिया कि जो बीजेपी की विचारधारा में विश्वास नहीं रखता उस पर ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, सीबी आ जाएगी, अब एसीबी भी आ गई थी और अब की बार तो सेंट्रल जीएसटी की टीम भी आ गई है। तो ये जो तरीका है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको पूरा अधिकार है, ये जांच पहले भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि आपको लगता है कि भाई मालवीय जी को खोड़निया जी ने ज्वाइन करवाया होगा, आपका ऐसा मानना है, तो आपने सेंट्रल टीम को भेज दिया, ये गलत है। खबर 12 से है, जहां मोरपाल सुमन की वायरल चिट्ठी से बीजेपी में घमासान हो गया है। जी हां, जिला कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे सुमन। बैठक में चिट्ठी को लेकर खामोशी दिखी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता को नहीं चिट्ठी की जानकारी, चिट्ठी को लेकर जानकारी नहीं होने की बात कही गई है। यहां अंतः उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी थे मोरपाल सुमन के नाम पर चिट्ठी हुए थे वायरल। पार्टी नेताओं पर भीतरघात का आरोप भी लग रहा है। तो मोरपाल सुमन के नाम पर चिट्ठी हुई थी वायरल और पार्टी नेताओं पर भीतरघात का आरोप यहां पर साफ लग रहा है। वायरल हो रही है आपके संगठन के यहाँ से जो प्रत्यक्ष रहे बीजेपी के विधानसभा उपचुनाव के, अब जो भी कई नेताओं के कोटा को लेकर 12 तक के नेताओं पर आरोप लगाए गए भीतरघात के, भीतर बांटने, चुनाव हराने के, विधायकों के भी, मंत्रियों को। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, जब जानकारी में आएगा तो निश्चित रूप से आपको बता देंगे। जो अब तक जो चुनाव के जो समीक्षा हुई होगी उसमें क्या निकल के आया है? देखिए, जो संगठनात्मक जो हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के जो करेगा वो सभी कार्यकर्ताओं के बीच में होगा। हम हार का भी विश्लेषण करते हैं और जीत का भी विश्लेषण करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है। बड़ी खबर अजमेर से, विवादित बयान मामले में कांग्रेस नेता को राहत मिली है। हेमंत भाटी और राजकुमार जयपाल का विवाद समाप्त हो गया है। दोनों पक्षों में सहमति के बाद विवाद समाप्त हुआ है। वरिष्ठ नेताओं और अधिवक्ताओं की पहल समझौता हुई है। 2021 चुनाव में हेमंत भाटी ने विवादित बयान दिया था। जयपाल को आपराधिक प्रवक्ता का बताया था। निकाय चुनाव को लेकर दोनों के साथ आने की खबर है। 2 साल पूर्व कोई गलतफहमी की वजह से ये प्रकरण जो है आया था डॉक्टर साहब की तरफ से, मगर कोर्ट में इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया और हमारी आपसी बातचीत, हमारी ऐसी कोई लड़ाई थी नहीं, परसों पुराना संबंध है। परिवार में सगे भाइयों में छोटी मोटी होता रहता है, तो ऐसा कोई प्रकरण भी नहीं था। छोटी मोटी गलतफहमियां थी, वो गलतफहमी हमने दूर कर दी है और ये मेरे छोटे भाई हैं और हम दोनों जनजात कांग्रेसी हैं। और अभी जो है मेन ये है कि नगर निगम के चुनाव है 2 महीने बाद, उसमें हम दोनों मिलके कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताएंगे। खबर झुंझुनू से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और शिक्षा मंत्री बम दिलावर झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे और सीकर झुंझुनू बॉर्डर नवलगढ़ पहुंचने पर दोनों भाजपा नेताओं का स्वागत किया गया। इस स्वागत का सिलसिला बगड़ तक जारी रहा और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदन राठौर ने कहा कि केंद्रीय बजट आने वाला है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा सर्वहित को ध्यान में रखते हुए काम किया है, इसलिए जो बजट आएगा उसमें भी आम आदमी को मजबूत बनने का हर अवसर दिया जाएगा। हर नागरिक का ध्यान रखते हुए विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होने वाला है बजट जो कल आने वाला है। इसी प्रकार का बनाते हैं जिससे आम आदमी मजबूत बने, देश में प्रत्येक नागरिक को व्यवस्था सुदृढ़ हो, देश आत्मनिर्भर बने, देश की प्रतिष्ठा बढ़े, औद्योगिक विकास हो और ट्रेनों का विस्तारीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बन जाए, ये व्यवस्था वो कर रहे हैं। सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो और चिकित्सकीय सुविधा सबको मिले, एम्स बढ़ाए, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए, शिक्षा का और एक आदर्श हम दे सकें, नौजवानों को उच्च शिक्षा प्रदान करवा सकें, ये सारे प्रावधान हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
और वहीं झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक साथ करीब 3.25 करोड़ रुपए के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इस मौके पर विधायक राजेंद्र भांगू, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच भी मौजूद दिखे। इस मौके पर गोविंद सिंह राठौड़ ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करवाए गए कार्यों की पुस्तिका का विमोचन भी किया है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि बगड़ नगर पालिका चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़ ने अपने 5 साल के कार्यों का हिसाब जनता को दे दिया है, जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व साफ सीधे तौर पर बनता है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। बगड़ नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो काम किया है इन 5 सालों में, उनका लेखा जोखा जनता को दिया है और 25 करोड़ से लगभग का काम उन्होंने इस कार्यकाल में किया है। कुछ काम पूरे हो गए हैं, कुछ का शिलान्यास हो गया है, कुछ के टेंडर भी हो गए। तो मैं इसलिए नगर पालिका के चेयरमैन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। देखिए, राजस्थान सरकार ने बहुत विकास के काम किए और विशेष रूप से मैं तो नगर पालिका के चेयरमैन का ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने जो अपना विमोचन कराया उस पुस्तिका का, जिसमें विकास का लेखा जोखा उन्होंने बताया, ये हर जनप्रतिनिधि को देना ही चाहिए कि जब से जनता ने उस पर विश्वास किया और उनको चेयरमैन या कोई भी पद पर बिठाया, उन्होंने क्या किया है वो जनता को बताना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। बड़ी खबर अजमेर से, जहां फिर आपसी रंजिश में हमला हो गया है। जी हां, दरगाह के शाही कव्वाल पर हमला हुआ है। कव्वाल असर हुसैन और अमजद हुसैन पर हमला हुआ है। कुछ लोगों ने घेर कर दोनों पर हमला किया है। लोहे की रॉड, डंडों और पत्थरों से मारपीट हुई है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर यह हमला हुआ है और सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट। पुलिस जांच में जुटी है। शेखा खान पीर रोड की घटना बताई जा रही है। फोर्स एनडीटीवी राजस्थान तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरगाह के शाही कव्वाल पर हमला और पुरानी रंजिश में ये निशाना बनाया गया है इसे, जहां पर एक बार आप जान लीजिए कि कैसे अजमेर में फिर जानलेवा हमला। पवन आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, अजमेर तो एक ऐसा शहर है जिसमें ये सब कभी नहीं होता। आपसी भाईचारा दिखता है, हालांकि आपसी भाईचारा का तो बात नहीं है, खैर, लेकिन क्यों ये किया गया, क्या पीछे के कारण हैं, जरा विस्तार से जानकारी दें हमें पवन। जी बिल्कुल, देखिए, ये कल रात 12 बजे की घटना है अजमेर के शीशा खान पीर रोड की, जहां पर देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब ख्वाजा गरीब नवाज के जो शाही कव्वाल होते हैं, उनके आपस में 2 परिवारों में जमकर लात घूसे चले, मारपीट चली। लोहे के जो पंच होता है उससे मारपीट हुई, लोहे के रॉड से मारपीट हुई है। और यहाँ पर जो कव्वाल है असर हुसैन और उनका परिजन है अमजद हुसैन, इन पर हमला यहाँ पर किया गया है। दोनों पीड़ितों ने बताया कि वह शाही जो दरगाह में कव्वाली होती है, वो कव्वाली पेश करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान जो मारपीट करने वाले जो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने इनके साथ जबरदस्त मारपीट की। और ये भी बताया जा रहा है कि पुराना विवाद था, पुराने विवाद पर कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, मगर उसके बाद भी जो है लड़ाई झगड़े और सामने जो हमलावर हैं वो रंजिश रखते थे। और कल रात को 12 बजे एक राय होकर इतना मारपीट की है जिससे कि उनके शरीर पर अलग अलग चोटें लगी है। फिलहाल दरगाह थाने में इन्होंने शिकायत दी है और पुलिस ने अभी तक, यानी कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी वगैरह की अभी तक कोई सूचना नहीं है। और पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनको आने वाले समय में और इन लोगों से खतरा यहाँ पर है। फिलहाल सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि एक राय होकर सारे जो है हमलावर हैं उन्होंने दोनों। अच्छा पवन, जो पुरानी रंजिश की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कौन से पुरानी रंजिश, ऐसा क्या हो गया था कि इतना जोरदार हमला यहाँ पर किया जा रहा है, जो हम फुटेज भी दिखा रहे हैं और पहली फुटेज आप जो है एनडीटीवी राजस्थान पर यहाँ पर देखिए, तो दरगाह में जो कव्वाली पेश होती है उसी की बात का लेकर विवाद सामने आ रहा है। हालांकि पीड़ित जो लोग हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से खुलासा नहीं किया है और कहीं ना कहीं यही बात सामने आ रही है कि दोनों ही पक्ष हैं, मारने वाले और पिटने वाले दोनों ही दरगाह में कव्वाली पेश करते हैं। इसी दौरान उनका कोई पुरानी रंजिश थी, उस पर हालांकि कॉम्प्रोमाइज हो गया था, मगर हमलावर उनमें अभी भी रंजिश रखते थे और इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, आप बता रहे हैं पवन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहरहाल तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं।
और देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई भर्ती 2025 की परीक्षा तिथियां घोषित करती हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को 2 चरणों में होगा और भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 1015 पदों को भरा जाएगा। करीब आप समझिए कि 7.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवा दिया है और इस भर्ती परीक्षा का आयोजन सरकार के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम होने नहीं वाला है। देखिए, क्योंकि पिछली एसआई भर्ती 2021 विवादों के घेरे में घिरी रही, अभी तक उस भर्ती का कोई हल निकल नहीं पाया है। राजनीतिक गलियारों में भी भर्ती परीक्षा विवादों और चर्चा का कारण रही है। परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार यह भर्ती पारदर्शी रूप से हो जाए। उन्हें यह उम्मीद जरूर है। एक रिपोर्ट आइए दिखाते हैं। आयोग की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इस बार भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को करवाया जाएगा। भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी। हर दिन 2 पेपर होंगे। जिस तरीके से जो पूरा पेपर का पैटर्न है वो बता दिया गया है और अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे परीक्षा की तैयारियां शुरू करें। लेकिन ये भर्ती परीक्षा जो है वो बहुत ही खास हो जाती है, अहम है, क्योंकि लगातार एसआई भर्ती परीक्षा जो 2021 में हुई थी, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जो हुई थी वो लगातार विवादों में रही और उसके बाद में अब एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। कई सालों से अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। जयपुर में जो भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ अपेक्षाएं उनकी है, किस तरह की तैयारियां हैं और अब उनकी क्या डिमांड है सरकार से। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, ये बताइए, भर्ती परीक्षा हो रही है एसआई की, पिछली बार बहुत विवादों में रहा ये पूरी भर्ती परीक्षा, किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? देखिए, इस बार सरकार से उम्मीद है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये एग्ज़ाम करवाई जाए। पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि पेपर लीक हो जाए, कोर्ट में चक्कर काटते फिरे। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीके जीएस का, दूसरा हिंदी का होता है। सर, फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, सेकंड पेपर जीके जीएस का होता है। और सर इसमें इंडिया जीके आता है, राजस्थान जीके और मैथ साइंस, ये इसमें जीके। सर उम्मीद तो यही है कि सर पारदर्शी तरीके से हो। 2021 के बारे ये बच्चे लटके हुए हैं, वैसे हमें ना लटकाएं और सर इसको जल्दी से इसका 21 वाली का निस्तारण होना चाहिए। पिछली बार जिस प्रकार से जो भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी, निश्चित तौर पर उससे व्यथित तो है ही और एक डर भी है कि जिस प्रकार का मामला पिछली भर्ती में जो बना है इस बार नहीं बन जाए और एक डर का माहौल है, क्योंकि वो पिछली भर्ती भी नहीं निकल पा रही है। कभी कहते हैं वो रद्द होगी, अभी जो है डिवीजन बेंच में भी वो मामला चल रहा है और उसका भी अभी फाइनलाइज कुछ हो नहीं पाया कि भर्ती रद्द होगी, अंदर होंगे लड़के या बाहर होंगे। कहीं ना कहीं सरकार लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए सत्ता में आई और भारतीय जनता पार्टी ने आकर यही दावा किया कि हम इन भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से सुनिश्चित करवाएंगे, भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच करवाएंगे और भर्ती परीक्षा का हल निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, ये सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर जान लीजिए। थाने पहुंचा पारिवारिक विवाद। पत्नी के घर छोड़कर जाने पर पति पहुंचा थाने। काम से लौटने पर व्यापारी को घर खाली मिला। साले और पत्नी पर दर्ज कराया केस। जेवरात और कीमती सामान ले जाने का आरोप है। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। साले और पत्नी पर दर्ज कराया केस। मैंने शिकायत दी है, मेरी पत्नी और मेरे साला आकाश महेश्वरी जो लांबारी सिंह रहते हैं और उनकी पत्नी प्रिया लड्डा, वो लोग 26 तारीख को मेरे घर पे मेरे पीछे से आए और मेरे घर से मेरे कैश और जेवर सोने चांदी के वो लेके चले गए। उसके बाबत में मैंने इनको रिपोर्ट दी है। बड़ी खबर सारचौर से। चोरी के विरोध में ये धरना समाप्त हुआ है। एसपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। विशेष टीमों के गठन का आश्वासन दिया गया। एसपी ने जूस पिलाकर दौड़वाया अनशन। और चितलवाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के खुलासे को लेकर ग्रामीण यहां धरना जो है दे रहे हैं। से पीड़ित लोगों के खिलाफ में 5 दिन से धरने में बैठे थे। आज जालोर एसपी साहब ने हमारी सुन ली और खुद यहाँ पधारे। उन्होंने हमारे जो मांग थी 3 टीम पे बनाने के लिए, क्योंकि चोरी एक चारनीम कह दिया तोड़ा की बात नहीं है, दो तहसीलों में हो रही है। हम 2 तहसीलों के लिए बैठे थे, एक चारनीम के लिए नहीं बैठे थे। दोनों तहसीलों में जितनी चोरियाँ हुई है उनका निवारण हो, लोगों को न्याय मिले। तो उन्होंने 3 टीम मैंने मांगी थी, 3 टीम बाहर की मांगी, 3 टीम उन्होंने देने का वादा कर दिया है। उन्होंने कहा आज ही मैं यहाँ सिलवाना बैठ के 3 टीमें बनाने के बाद ही जाऊँगा।
तो उन्होंने आश्वासन दिया है। ये बीते दिनों चितलवाना के कुछ गांवों में हुई चोरियों के संबंध में लगातार धरना दिया जा रहा था, तो उस धरने के रिगार्डिंग आज सुखराम बिश्नोई जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला, उनसे एक सकारात्मक बात हुई है और इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल टीम बनाकर चोरियों का जल्द खुलासा किया जाएगा। और डीजीपी राजीव शर्मा सीकर के नीम का थाना दौरे पर रहे। उन्होंने यहां कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा से सटे हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली है। बैठक में सीकर, चुरू, झुंझुनू, अलवर, भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड सहित 7 जिलों के एसपी शामिल हुए हैं। बैठक में कानून व्यवस्था और संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने सहित अन्य मसलों को लेकर अधिकारियों से चर्चाएं हुई हैं। और बैठक के बाद नीम का थाना व्यापारी भी डीजीपी से मिले। मीटिंग के बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जिस तरीके से नारकोटिक्स, शराब की तस्करी और गैंगस्टर गतिविधियों सामने आए, उन पर किस तरीके से प्रभावी कार्रवाई की जाए, उनकी निगरानी जो है बहाना है। जो हमारे थाने हैं उनकी जो विशेष चुनौतियां हैं उनके संबंध में, और जो संगठित अपराध है विशेषतः नारकोटिक्स ट्रेड, शराब की तस्करी और गैंगस्टर्स की जो गतिविधियां गत समय में जो भी सामने आई हैं, उन पर किस तरह से और प्रभावी कार्रवाई हो, इन पर किस तरह से हमारा निगरानी तंत्र और बेहतर हो, उससे संबंध में सबसे बातचीत की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार।